दोस्तों, मेरा नाम है मदन लाल मधु और आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध कहानीकार निदा आर निदा की बेहतरीन कहानी तुम अगर साथ देने का वादा करो। गतांक से आगे भाग नंबर 5 सुनिएगा। ये क्या क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए प्लीज। लेकिन न तो वह दूर हटा और ना ही उसे अपने बाजुओं से आजाद किया। बिना कुछ कहे उसके चिल्लाने के बावजूद उसने उसे आराम से लाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया और खुद उसके सामने एक स्टूल पर बैठ गया। अब उसने एक भरपूर निगाह उस पर डाली। पर्पल कलर के सूट में सुर्ख चेहरे पर शाह पलकों की झालर आंखों पर डाले वह खफा खफा सी सामने बैठी थी। दुपट्टा सर पर से ढलक गया था जिसे वह दुरुस्त कर रही थी। वह उसे निहारता रहा, यहां तक कि वह इतनी अनकंफर्टेबल हो गई कि उठने लगी, पर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उठने ना दिया। सुनो कशिश, आराम से और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। जवाब में उसने अपनी घनी पलकें उठाई और सवालिया निगाहों से उसे देखा। जो भी तुम्हारी पिछली जिंदगी में हुआ है उसे याद करके या याद रखकर उसी जगह अटक जाना सही नहीं है। जिंदगी नदी की तरह बहती रहनी चाहिए। पुरानी बातें याद रखने से न सिर्फ तुम दुखी रहोगी बल्कि तुम्हारे अपने भी दुखी रहेंगे। कशिश, जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर न था, तो सजा खुद को क्यों? सब कुछ भूलकर आओ, जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। हमारा रिश्ता टूटने के लिए नहीं जुड़ा है। हम अपने रिश्ते को बहुत जल्दी ही एक मजबूत बंधन में बांध देंगे। मैं चाहता हूं हमारी शादी जल्दी हो जाए। कशफ की शादी हम सब मिलकर करेंगे। वह भी मेरे लिए आलिया की तरह है। तुम उसकी जरा भी फिक्र ना करो। वह उसकी आंखों में झांक कर बोला। उसने पलकें झपकाई, फिर चंद पलों बाद उसकी ओर देखा। आप जो कह रहे हैं वह सुनने और कहने में बहुत अच्छा है, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा होना मुझे मुमकिन नहीं लगता। कशफ मेरी बहन है। वह आपके लिए आलिया जैसी कैसी किसी हद तक हो सकती है, लेकिन आलिया नहीं हो सकती। उसकी जिम्मेदारी मेरी और काशिफ की है, आपकी नहीं। और रही बात आपकी और मेरी शादी की, तो जो आप अभी कह रहे हैं मुझे कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, तो क्या आप भूल पाएंगे इस बात को? जब कभी आप मेरे करीब आएंगे तो क्या आपको यह एहसास नहीं सताएगा कि मेरे करीब आपसे पहले भी कोई आ चुका है? क्या आप अपने घर वालों को बता पाएंगे कि मेरा सच क्या है? या अगर नहीं बता पाएंगे और कोई और उनसे या आपसे मेरे बारे में उस रात से रिलेटेड कुछ बता बैठा, तो क्या ये काबिले बर्दाश्त होगा आपके लिए? हिम्मत कर पाएंगे आप सबकी बातें सुनने की, उन्हें बर्दाश्त करने की? वह पुख्ता लहजे में बोलती हुई चंद लम्हों के लिए चुप हो गई और वह उसके अल्फाजों पर गौर करने लगा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन कशिश ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया कि उसकी बात अभी पूरी न हुई थी। क्या सब कुछ जानने के बाद भी आप और आपके घर वाले मुझे वो इज्जत, वो प्यार दे पाएंगे जो उस घर की बहू को मिलता है? और अगर किसी तरह इन सब से पार पा भी लिया तो मैं अपने आप का क्या करूं? जब भी आप मेरे पास होते हैं तो मुझे अजीब सी घबराहट होने लगती है। मैं आपका सामना करने की हिम्मत खुद में नहीं पाती हूं। शादी के बाद मैं इस रिश्ते से इंसाफ कैसे कर पाऊंगी? अभी जो आपने मुझे छुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि हजारों चींटियां मेरे वजूद पर रेंग रही हैं। मुझे आपका छूना उन पलों की याद दिलाएगा।
मैं शायद लफ्जों में उस एहसास को आपको नहीं समझा सकती जो मुझे होता है जब भी मुझे छूने की कोशिश होती है। मुझे खुद अपने आप से घिन आती है। मुझे वह रूंधे गले से कहते हुए चुप हो गई थी। जाने कितने वक्त की खामोशी उनके बीच पसर गई थी। उसकी बातें जितनी कड़वी थी उतनी ही सच्चाई लिए थी। वह उसे एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाया था और वह जो बोलते बोलते रोमांसी हो गई थी, रुख दूसरी ओर किए खड़ी होकर अपने आप को संयत कर रही थी। जब तुम शादी नहीं करोगी तो क्या ये सब चीजें तब नहीं होंगी? कशिश लोगों का काम है कहना, और बोलने वालों की जबान नहीं पकड़ी जा सकती। लेकिन जब कभी ऐसा कुछ भी होगा तो तुम्हारे साथ मैं हूंगा और उन लोगों को जवाब भी मैं ही दूंगा। रही बात मम्मी पापा की, तो वो दोनों बहुत अच्छे हैं और सब जानकर उनके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और प्यार बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। वह बोलकर उसके सामने आ गया था और उसकी नम आंखों में देखने लगा था। मुझे तुम्हारे करीब आने पर बस इतना एहसास होगा कि मैं वो पहला और आखिरी इंसान हूं जो तुम्हारी रूह को छुएगा। और जब तुम्हें लगे कि हम अब सही मायनों में एक पेयर बन गए हैं और तुम्हें मेरे छूने पर कोई बुरी याद या बुरा एहसास नहीं सताता, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये मुमकिन नहीं है। मुझ पर तरस खाकर या हमदर्दी जताकर खुद की जिंदगी हराम ना करें आप। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। ऐसा नहीं हो पाएगा। वह अपनी बात से हटने को तैयार नहीं थी। उसने इसके बाद भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा तुमने। अगर तुमने इनकार किया तो काशिफ और कशफ को जल्द ही ये पता चलेगा कि जिस बहन को वो मां का दर्जा देते हैं वह मेरे साथ अपनी मर्जी से होटल में नाइट स्टे कर चुकी है, एक ही कमरे में जिसमें एक ही बेड था। तुम समझ रही हो ना? वह बड़े आराम से बैठते हुए बोला। आप ऐसा नहीं कर सकते। वह यकीन बेयकीन की कैफियत में थी। मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर तुम क्या करोगी? उनकी नजरों को बर्दाश्त कर लोगी? वो भी छोड़ो। अगर ये बात कशफ के रिश्ते में लड़के वालों के सामने आई तो तुम क्या करोगी? तुम्हारी जिंदगी की उस रात को तो भुलाया जा सकता है, लेकिन इस रात को नहीं। उसने उसकी आंखों में झांका। आगे का फैसला तुम पर छोड़ता हूं मैं। बता देना मुझे। अच्छी तरह सोच लो। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। चलो, अब सब वेट कर रहे होंगे। वह कीज उठाते हुए उससे बोला। वह बेयकीनी से उसे देखती रह गई। नफरत, गुस्से और बेबसी से उसने अपने होंठ भींच लिए और उठ खड़ी हुई। सुर्ख और हरे रंग के कॉम्बिनेशन की राजस्थानी लहंगे में सिमटी हुई सी कशिश को रेहाना अबीर के रूम में बैठा कर चली गई थी। वह उसके आगे झुक तो गई थी, लेकिन दिल में जो नफरत की आग लगी थी वह बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वह घूंघट में अपने तासुरात सबसे छुपाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस वक्त उसका दिल सब तहस नहस करने का कर रहा था। 1 महीने में ही वह उसे ब्याह लाया था। उसकी शादी से कशफ और काशिफ बेहद खुश थे। आलिया ने अपने इकलौते भाई की शादी में खूब अरमान निकाले थे। वहीं कशफ और काशिफ ने भी अपनी बहन की शादी में कोई कसर न छोड़ी थी। वह बस ऊपरी दिल से मुस्कान बिखेरती रही थी। वह अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी डोर लॉक करने की आवाज उसके कानों से टकराई थी। वह चौंक कर सीधी हो गई और घूंघट उलट दिया। अबीर जो डोर लॉक करके पलटा तो नजरें उसके चेहरे पर जाकर रुक गई थी उसकी। उसने कभी खुद को संवारा नहीं था। आज जिंदगी में पहली मर्तबा
इस कदर संवरी थी, उसके चेहरे से नजर नहीं हट रही थी और वह उसके दिल की हालत से बेखबर नफरत में जलती हुई बेड से उतरकर खड़ी हो गई थी। उसने पूरे हक के साथ उसे भरपूर नजर से निहारा था। सुर्ख और ग्रीन राजस्थानी लहंगे में वह बहुत प्यारी लग रही थी। मेकअप से दमकता चेहरा बेहद हसीन लग रहा था। माथे पर सजा झूमर और टीका, नथ और झुमकों और बाकी ज्वेलरी ने उसके रूप में 4 चांद लगा दिए थे। वह खिड़की की ओर बढ़ी तो हाथ में सजी सुर्ख और हरी चूड़ियां खनक उठी। उसके सरापे को दिल में बसाता हुआ वह उसकी ओर बढ़ा। वह खुद भी मैरून शेरवानी में बहुत हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। यहां क्यों खड़ी हो? उसने उसे पीछे से शानों से पकड़कर अपनी ओर घुमाया। वह जो क्या कुछ सोचे खड़ी थी, उसके करीब आते ही नर्वस हो गई थी। मुझसे तुमने घूंघट उठाने का हक छीन लिया ना। बहुत मन था मेरा कि मैं अपनी दुल्हन का घूंघट उठाऊं, उसके शर्म से कांपते लबों को चूम लूं। वह बहुत रोमांटिक हो रहा था। इतनी ठंडक में भी उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थी। उसकी नजरों की ताब लाना उसके बस में नहीं था। वह उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता हुआ उसके करीब हो रहा था। उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके इतने करीब वह आ गया था कि उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को छूने लगी थी। उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ था कि उन पांचों की निगाहें उसके ऊपर हैं और वह उस पर हंस रहे हैं कि फिर एक और। इस कदर शोर उसके अंदर बरपा हुआ था कि उसने उसके हाथ झटक दिए। दूर दूर हो जाओ मुझसे, चले जाओ, वह बदहवासी में बोल पड़ी थी। वह उसकी आंखों में देख रहा था जिनसे दीवानगी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं और है और उसकी निगाहों में मंजर इस कमरे का नहीं, कहीं और का ही है। उसे उसकी फिक्र ने आ घेरा था। सच था कि इतनी आसानी से वह इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाएगी, लेकिन अब उसे इस बात का भी इत्मीनान था कि वह अब उसकी हो चुकी थी। जरूरी तो न था कि उसके जिस्म को हासिल किया जाए, पहले तो उसकी जख्म जख्म रूह को मोहब्बत और इज्जत के मरहम से अपना बनाना है। वह धीरे से उसके हाथ थामकर बेड पर ले आया था। उसने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की। वह चिल्ला रही थी। इस पल उसे अबीर के चेहरे में कई चेहरे बदलते नजर आ रहे थे। जब से शौर्य उसे मिला था, उसका अतीत का जख्म एक बार फिर टीस देने लगा था। उससे खुद को संभाल पाती उससे पहले ही अबीर के साथ मजबूरी में गुजारी हुई रात की कालिक वह उसके चेहरे पर मलने को तैयार था। काशिफ का शादी के लिए दबाव भी बढ़ रहा था। इन सब ने मिलकर उसके जहन को कुंद कर दिया था। आज जब वह उसके करीब आया तो उसकी बेबसी, मजबूरी, गुस्सा, नफरत, कमजोरी, सब कुछ जैसे उसे कुछ और ही बना गए। आई एम सॉरी कशिश, मैं कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया था। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। वह उसके हाथों को गिरफ्त से आजाद करते हुए बोला। वह अभी भी पूरी तरह होशमंद नहीं लग रही थी। मैं यहीं हूं, तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हें नहीं छू रहा हूं। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि तुम शोहर ना सही, एक दोस्त की नजर से तो देख सकती हो। जो भी महसूस कर रही हो, जो भी परेशानी है, मुझसे कहो। मैं हूं यहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास। हम एक कमरा और एक बेड जरूर शेयर करेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। वह उसकी आंखों में देखते हुए आराम से, प्यार से, मोहब्बत छलकाती नजरों से बोल रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जलती रूह पर किसी ने ठंडे पानी के छींटे मारे हों। वह शांत हो गई थी।
अपने आप को संभाल लिया था उसने। आप मुझे बातों में ना उलझाएं। आपने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था इस रिश्ते को जोड़ने के अलावा। मैं मरते दम तक आपके साथ। वह कहते कहते एकदम चुप हो गई थी। उसके इस तरह चुप हो जाने पर वह मानी खेज अंदाज में उसे शरारती नजरों से देखते हुए हंसा था। मेरे साथ? आगे तो बोलो। कुछ नहीं। वह गुस्से से लाल होते हुए दूसरी ओर देखने लगी थी। हालांकि इस गुस्से की आड़ में अपनी शर्म की लाली छुपाने में वह नाकाम हो गई थी। मेरे साथ कभी बीवी का रिश्ता नहीं बनाओगी? यही ना? वह उसके सामने आ गया था और वह और भी सिमट गई थी। सुनो, तुम अब मेरी हो। मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम परेशान मत हो। तुम्हारी मर्जी मेरे नजदीक बहुत अहमियत रखती है। वह नर्म लहजे में बोला। अहमियत? मेरी मर्जी? वो तो मैं देख ही चुकी हूं। वह तंजिया बोली थी। ताने देने के लिए तमाम उम्र पड़ी है। अभी चेंज कर लो और सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। मैं चेंज करके आता हूं। वह बाथरूम की ओर बढ़ गया था। जब वह आया तो वह अपने तमाम जेवर उतार चुकी थी। बस हाथों की चूड़ियां उससे नहीं उतरी थी। तुम्हारे एक कपड़े बाथरूम में हैं, जाओ चेंज कर लो। वह बेड पर बैठते हुए बोला। और वह जब आई तो उसे और भी ख्वाबीदा लगी। पिंक कलर की शीशे की नाजुक सी कढ़ाई वाली नाइटी में वह बालों को खोले हुए अप्सरा सी लग रही थी। गले में स्कार्फ था। चेहरे पर मेकअप का जादू जगा हुआ था। उसे लगा कि वह उसे बाहों में भरकर, लेकिन इससे आगे अपनी सोच पर उसने लगाम लगा दी थी। मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी, वह धीरे से बोली थी। तुम मेरे साथ नहीं, मेरे पास सोओगी। उसके लहजे में बेफिक्री थी। मेरा मतलब है मैं और आप एक बेड पर? नहीं। क्यों? मुझे आप पर यकीन नहीं है। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम एक ही कमरे में सेफ रहोगी बट एक ही बेड पर नहीं? क्यों? अगर तुम्हारे जिस्म को हासिल करना होगा तो कौन रोकेगा मुझे? चलो आ जाओ, फालतू मत सोचो। वह बेबसी से उस बेड पर किनारे पर लेट गई और दिल ही दिल में खुद को हिम्मत देने लगी। अभी चंद दिन ही तो बीते थे और वह वापस आई थी, लेकिन सब कुछ कितना अलग और अजनबी लग रहा था। ये घर आज अपना होते हुए भी पराया सा लग रहा था। इस घर को उसने अपने हाथों से संवारा था, अपना खून पसीना लगाया था इसमें। एक मकान को घर बनाने में कितनी मेहनत, कितनी हिम्मत और कितनी मोहब्बत लगी थी। इस घर की एक एक ईंट इसकी गवाह थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने परायेपन का एहसास कराया हो, लेकिन उसे खुद ही अपना आप अजनबी सा जान पड़ा था। सब कुछ वैसा ही था, बस वह बदल गई थी। आस पड़ोस से जब मिलने आई थी तो सबकी नजरों में वह बहुत मोतबर हो गई थी। अबीर ने जिद करके अपनी शादी में अपने और उसके उन तमाम रिश्तेदारों को इनवाइट कराया था जिनसे कोई जरा सा भी रिश्ता था। जब चचा और चची ने शादी और फिर वलीमा अटेंड किया था तो उनकी आंखें हैरत से खुली रह गई थी। आज फिर से सब लोग उनसे मिलने लगे थे, लेकिन वह अपने दिल से पुरानी कड़वी यादें नहीं निकाल पाई थी। चची ने तो अबीर को उसके बारे में भी बताकर शादी तुड़वानी चाहिए थी, लेकिन अबीर ने बड़े आराम से उन्हें हैंडल किया था। ये सब उसने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा था। इन दिनों सबसे ज्यादा उसे अम्मा, अब्बा और अम्मी पापा के साथ ममता मां की याद बेतरह आई थी। आज रात उसे लेने के लिए अबीर ने आना था। शाम को रोज की तरह आलिया और कश्यप ने उसे आज भी काम नहीं करने दिया था। वो दोनों किचन में थी
काशिफ अभी हॉस्पिटल से नहीं आया था। वह ऊपर छत पर इकलौते बने कमरे में आ गई थी। उसने वहां कोने में रखे संदूक पर नजर डाली और फिर जाने कौन से एहसास के तहत नम आंखों से उस संदूक को खोल दिया। सबसे ऊपर ममता मां की साड़ी के साथ उनकी फोटो रखी थी। उसने दोनों चीजों को आंसू बहाते हुए सीने से लगा लिया। अंदर बहुत कुछ था जो शायद किसी और के लिए किसी काम का ना हो, लेकिन उसके लिए अनमोल था। पापा की शॉल, अम्मी का गरारा, अम्मा की साड़ी, अब्बा की फोटो और भी बहुत कुछ, जिन्हें वो एक एक कर निकाल रही थी और रो रही थी। तभी एक हाथ रुमाल लिए उसके सामने आया था। वह चौंक गई और पीछे मुड़ी। सामने अबीर था जो उसे देख रहा था। उसने जल्दी से आंसू साफ किए। आप इतनी जल्दी? वह पलकें झुकाए हुए बोली, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या। वह गुनगुनाया। कशिश ने हैरत से उसे देखा था। यही सोच रही हो ना कि इस खड़ूस को क्या हो गया? हाँ, नहीं नहीं, उसका जोरदार ठहाका गूंजा था। यार, खड़ूस में ऑफिस में हूं, लेकिन घर वालों के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं, वह हंसते हुए बोला। कशिश भी धीरे से मुस्कुरा दी। फिर जल्दी से तमाम चीजें ठीक से रखकर बॉक्स बंद करके लॉक लगाया और उसके साथ बाहर आ गई। क्या है उस बॉक्स में? अबीर ने छत पर रखी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ यादें हैं। वह मुकरती हुई उसकी जांचती निगाहों को देखकर जल्दी से बोली। और मेरी याद, वो नहीं आई तुम्हें? नहीं, लेकिन मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आई है। ऑफिस से आकर तुम्हें देखने की आदत हो गई है। सोते वक्त बेड पर तुम्हारे होने का एहसास मिस किया है मैंने। वह बहुत लगावट से बोल रहा था। उसे कुछ होने लगा था, जैसे जलते वजूद को ठंडक मिलने लगी हो। वह नहीं सुनना चाहती थी उसकी ऐसी बातें, ये लगावट, ये मोहब्बत, ये इज्जत, ये भरोसा। अगर इन सबको दिल ने अपना लिया तो? वह अंदर के शोर से घबराकर खड़ी हो गई। बज्जो, जीजू आ जाइए, काशिफ भी आ गया है। और आप ये रोमांस घर के लिए उठा रखिए, ये वक्त हमारा है। कशिफ ने आकर बोला तो जहां उसकी बात पर वह हंस दिया था, वहीं वह बुरी तरह झेंप गई थी। कशिश, शाम को एक पार्टी में जाना है, तैयार रहना। मैं 6:30 बजे तक आ जाऊंगा। वह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए उससे बोला। लेकिन मैं क्या करूंगी वहां? जो मैं करूंगा? यार, तुम भी ना, वहां जाना जरूरी है। क्या पहनना है? मेरा मतलब कैसी पार्टी है? ऑफिशियल पार्टी है, कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना। और बस। वह कुछ और कहते कहते रुक गया। उसके जाने के बाद वह मम्मी के पास चली आई थी। जॉब उसने छोड़ दी थी, अब वह घर पर ही रहती थी। मम्मी पापा से उसकी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। रेहाना बेगम को अब औलिया की कमी उतनी नहीं खटकती थी। वह खुद भी उन दोनों का बहुत ध्यान रखती थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक उन्हें भी अब कशिश की आदत हो गई थी। उनके कहने पर उसने सिल्वर बॉर्डर की एक्वा कलर की साड़ी निकाली थी। वह अंदर दाखिल होते ही चौंक गया था। वह झिलमिलाती लाइट कलर की साड़ी में हल्के से मेकअप में बिजलियां गिरा रही थी। उसे अंदर आते देखकर वह कुछ सिमट सी गई थी और करीब रखी खूबसूरत शॉल अपने गिर्द लपेट ली थी। हल्की सी ठंडक मौसम में घुली हुई थी। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, वह उसके करीब आकर बोला। उसकी निगाहों से तमाम जज्बात जाहिर हो रहे थे। वह नजरें चुरा गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे कुछ भी कहते हुए नहीं बन रहा था। मैं चाय लेकर आती हूं। वह
जल्दी से बाहर निकल गई थी और वह मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गया था। पार्टी काफी देर तक चली थी। उसके बाद जब वो बाहर निकले थे तो मालूम हुआ था कि बारिश काफी ज्यादा हो रही थी और इस बारिश ने ठंड को और भी बढ़ा दिया था। कार सामने ही थी, लेकिन उसमें बैठने तक वो दोनों ही खासे भीग चुके थे। वह तो ठंड से कांप रही थी। घर से निकलते वक्त अबीर ने उसे शॉल के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब उसे जरूरत महसूस हो रही थी। अबीर ने उसकी तरफ देखा। साड़ी लम्हे भर में भीग कर जिस्म से चिपक गई थी। उसके होंठ ठंड की वजह से थरथरा रहे थे। उसने हीटर चला दिया था और कार आगे बढ़ा दी थी। घर तक पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह ठंड के जेरे असर हो चुकी थी। उसकी आंखें भी बमुश्किल खुल रही थी। वह उसे सहारा देकर जबरदस्ती जगाते हुए रूम में लाया था। मम्मी पापा सो चुके थे। वह खुद भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसे सोफे पर बैठाकर उसने रूम हीटर स्टार्ट किया और तेजी से उसके पास आया। उसके गीले कपड़ों पे ध्यान गया तो चेंज कराने के लिहाज से उसके कपड़ों की तरफ बढ़ गया। कशिश की आंखें बंद हो चुकी थी। वह उसके कपड़े लेकर उसके पास आया। कशिश, कशिश उठो, ये गीले कपड़े बदल लो, उठो कशिश। उसने बमुश्किल आंखें खोली, लेकिन वह खुद से कपड़े बदले ऐसी हालत नहीं थी उसकी। वह परेशान हो गया था। अगर वह ऐसे ही रहने देता है तो उसकी हालत और खराब हो जानी थी, और अगर वह खुद उसके कपड़े। फिर उसने दिल कड़ा करके उसकी साड़ी की ओर हाथ बढ़ा दिया। उसमें लगी सेफ्टी पिन निकाल कर रखी और नजरें झुकाकर उसका आंचल हटा दिया। वह इस काम में मम्मी की भी हेल्प नहीं ले सकता था, नहीं तो उनके रिश्ते की सच्चाई से रूबरू होते उन्हें देर ना लगेगी। क्या? नहीं, आप। उसके कांपते होठों से लफ्ज अदा नहीं हो पा रहे थे। सॉरी कशिश, आई हैव नो ऑप्शन, उसने कहा और पास रखा शाल उस पर लपेट दिया और उसके बदन के कपड़े उतरने लगे। सुबह जब आंख खुली तो उसका सारा बदन टूट रहा था, सर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद जब थोड़े होश काबू में आए तो महसूस हुआ था कि वह बगैर कपड़ों के कंबल में लिपटी हुई है और एक और कंबल से उसे दोबारा कवर किया गया है। उसने घबराकर अबीर की ओर देखा, लेकिन वह रूम में नहीं था। वह जल्दी से उठी थी। कपड़े पहनने के बाद उसने एक बार फिर अपने रोते दिल और बिखरे वजूद को संभाला था। कहने और करने में बड़ा फर्क होता है, ये तो उसे मालूम था, लेकिन उसका फायदा इस तरह उठाया जाएगा, ये उसने नहीं सोचा था। वह तो शौहर से पहले दोस्त बनने का दावा कर रहा था और उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसने, अगर अपना हक वसूलना ही था तो उसके होशो हवास में वसूलता, ताकि वह बिन बोले भी उसे बता सकते कि मर्द औरत की रूह का नहीं, दिल का नहीं, बस जिस्म का तलबगार होता है। उसने आंखों से बहते आंसू रगड़कर पोंछ डाले। उठकर बाहर जाने लगी थी कि सर चकरा गया और इससे पहले कि गिरती, दो हाथों ने बहुत एहतियात से उसे संभाल लिया था। नजरें टकराई थी। एक की निगाहों में फिक्र, मोहब्बत और हिफाजत करने का जज्बा था, तो दूसरे की निगाहों में बुखार की लाली के साथ गुस्सा, नफरत, हिकारत और बेबसी की झुंझलाहट थी। छोड़िए मुझे, हाथ नहीं लगाइएगा। वह तड़प कर उसकी बाहों से निकलना चाहती थी, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया था। ध्यान रखूंगा, मगर अभी लेटो आराम से, सूप आ रहा है, उसे पीकर चलना। और तुम ये कैसे गुस्से में बात कर रही हो? वह आराम से मुस्कुरा कर बोला था। उसके सुर्ख सफेद चेहरे पर डार्क ब्राउन आंखें शरारत से लम्हे भर को चमक उठी थी। मुझे नहीं चाहिए कुछ, आप हटिए। वह दिल मिला गई थी। उसके हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए बोली। उसने अपने हाथ उसके दोनों तरफ बेड पर रखे हुए थे। क्यों नाराज हो? वह मुस्कुराहट दबा गया। आपने क्या किया कल रात?
यार, तुम भीग गई थी, बर्फ की तरह ठंडी पड़ी थी। गीले कपड़े अगर पहने रहती तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती। बस मैंने तुम्हारे कपड़े, और उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। आपको शर्म नहीं आई? आपने मेरे कपड़े, और फिर आपने मेरे साथ बेहोशी के चलते, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? आज वह उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। शर्म क्यों करनी है शर्म? बीवी हो मेरी, अब गीले कपड़े तो उतारने थे ना, तो क्या हुआ अगर मैंने उतार दिए? अब तुम्हें होश नहीं था तो करना पड़ा, बट बस कीजिए आप। वह उसका हाथ हटाकर बैठ गई। आपके और मेरे बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि आप मुझे ऐसे मेरी बेबसी की हालत में छुएं। आपको अगर मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता बगैर मेरी मर्जी के बनाना था तो फिर पहले नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी मर्जी अहमियत रखती है? वह गुस्से और नफरत में हदें भूल रही थी। उसने उसकी तरफ देखा और फिर एक हाथ से उसे अपने करीब कर लिया। उसका चेहरा सुर्ख हो उठा था, उसके होंठ बस उसे चूम लेना चाहते थे। वह दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर फासला मिटने से रोकने लगी थी, लेकिन फासला तो लम्हों में सिमट गया था। वह उसके बेहद करीब था। आज पहली बार उसकी भरपूर पर्सनैलिटी का एहसास उसे कंपा गया था। उसकी आंखों में खौफ उभरा था। वह रुक गया था। तुम्हें हासिल करने के लिए तुम्हारी बेहोशी की जरूरत नहीं है मुझे। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी और प्यार के साथ अपना बनाऊंगा, ऐसे नहीं जैसे तुम सोच रही हो। और हां, कपड़े उतारे थे मैंने तुम्हारे, बट डोंट वरी, उस तरीके से छूना तो दूर है, मैंने तुम्हारे बदन पर निगाह तक नहीं डाली है। वह उसी तरह से उसे थामे हुए धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोला था। उसकी कानों की लवें तक तप उठी थी। सुर्ख होते चेहरे पर लंबी काली पलकें शर्म से आप ही झुक गई थी। दिल अजीब से अंदाज में धड़क उठा था। वह अपने ही धड़कनों के शोर से घबरा कर उठने लगी, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला था। वह बेबसी से होंठ चबाती बैठी रह गई। आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। वह बमुश्किल झुकी नजरों से बोल पाई थी। और अब सच जानने के बाद शर्मिंदगी से सर नहीं उठ रहा था उसका। बुखार अगले दिन तक उतर चुका था उसका। अगले चंद रोज बेहद खामोशी से गुजरे थे। वह शायद खफा था उससे, और वह खुद अपने आप ही नजरें बचाए हुए दूर दूर थी उससे। वह क्या कुछ नहीं बोल गई थी उसे। उसने तो एक रोज यहां तक कह दिया था कि वह दूसरी शादी कर ले। शादी के चंद रोज बाद ही जब वह उसके करीब आ रहा था तो उसने किसी बात पर उसे कहा था। अब जबकि उसे उसके पक्के किरदार और साफ नियत का एहसास हो रहा था, तो वह अपने ऐसे बहुत से जुमलों पर नादिम हुई जाती थी, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। बैठो। वह जो उसके करीब आते ही उठने लगी थी, अबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा। वह ठिठक कर बैठ गई थी। क्यों परेशान हो? एक हफ्ते से देख रहा हूं, मेरे सोने के बाद रूम में आती हो और उठने से पहले निकल जाती हो। वह उसके शर्मिंदा से चेहरे पर निगाहें जमाए बैठा था। वह बज़ाहिर तो चुप रही, मगर दिल में शर्मिंदगी का एहसास और भी बढ़ गया था। क्या करूं अबीर, आपसे नफरत अब कर नहीं पा रही हूं, और आपसे मोहब्बत करने की मेरी ना तो हिम्मत है और ना ही औकात। डर लगता है कहीं दिल ना हार दूं। आप जैसा इंसान बहुत बेहतर जीवन साथी डिजर्व करता है, और मैं वैसी नहीं हूं। वह उसे देखते हुए दिल ही दिल में उससे मुखातिब थी। बहुत हैंडसम लग रहा हूं क्या, या कोई और इरादा है? वह उसे अपनी तरफ एक टक देखता पाकर बोला तो उसने झेप कर सर झुका लिया। सुनो,
भूल जाओ और नई शुरुआत करो। जी हाँ यार, मैं बोर हो जाता हूं, तुम मेरे साथ बातें भी नहीं करती। वह शिकायती अंदाज में बनावट से बोला तो वह मुस्कुरा दी। इसके बाद उन दोनों के बीच खड़ी अजनबियत की दीवार गिरने लगी थी। अब पहले की तरह वह उससे भागती नहीं थी। साथ बैठकर टीवी देखने लगी थी, साथ में चाय पीने लगे थे। कोई बात हो तो अब बात भी करती थी। थोड़ा सा मुस्कुराना सीख लिया था उसने। इस बीच अबीर ने उसे नवेद के बारे में बताया था। नवेद उसका दोस्त था। एक दो बार वह भी उससे मिली थी। यूं तो उनका छोटा सा अपना कारोबार था, लेकिन उसे बिजनेस पसंद नहीं था। उसका सपना बचपन से अफसर बनने का था और 2 साल पहले उसका यह सपना साकार भी हो गया था। उसने आईएएस क्लियर कर लिया था और उसकी पहली पोस्टिंग इसी शहर में हुई थी। उसने अबीर की शादी में शफक को देखा था और 1-2 मुलाकात और हुई थी। उसे शफक अपने जीवन साथी के तौर पर पसंद थी और उसने उसे प्रपोज भी कर दिया था और चंद महीनों में ही उसने शफक का दिल जीत लिया था। लेकिन शफक ने उसे कह दिया था कि उसकी हां या ना सब कुछ कशिश पर डिपेंड है। अगर उसने ना किया तो वह उसका साथ नहीं दे पाएगी। अबीर ने नवेद और उसके घर वालों से कशिश को मिलवाया तो उसे भी वो लोग भाग गए थे। अब वह जल्द से जल्द शफक की जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाना चाहती थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था। 3 महीने बाद ही शादी थी। आलिया और उसने मिलकर तमाम शॉपिंग शुरू कर दी थी। उस दिन भी वो तीनों ज्वेलरी लेने के लिए आई थी। यूं तो उन्हें काशिफ लेकर आने वाला था, लेकिन हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आ जाने की वजह से अबीर उन्हें लेकर आया था। वो तीनों ज्वेलरी पसंद कर रही थी और अबीर दूर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। उन्होंने ज्वेलरी पसंद कर ली थी और आलिया अबीर को बोलने के लिए खड़ी ही हो रही थी कि अचानक से उसका सर चकरा गया और इससे पहले कि वह गिरती, कशिश ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। आलिया, आलिया क्या हुआ? तुम ठीक हो? वह फिक्रमंदी से उसे बैठाकर पानी पिलाते हुए बोली। आली, क्या हुआ? अबीर जल्दी से उसके पास आया था। कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं, बस जरा सा चक्कर आ गया था। वह उन्हें मुतमईन करते हुए बोली। ऐसे कैसे चक्कर आ गया? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वह उसे छोड़ने को तैयार न था। अरे भाई, आप भी ना, शाम में काशिफ आएंगे, मैं उनसे पूछ लूंगी। वह टालने की कोशिश करने लगी। नहीं आलिया, चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। काशिफ से भी बात कर लेंगे और उससे पूछकर जहां सही होगा वहां दिखा भी देंगे। कशिश ने बिलिंग के लिए बोलने के बाद आलिया से कहा, हां भाभी, चक्कर के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। कशिफ के कहने पर वह हंस दी थी और जब पता चला कि आलिया और काशिफ मम्मी पापा बनने वाले हैं तो जो खुशी और सुकून उन सब के चेहरों पर छाया था वो देखते ही बनता था। आलिया 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। सब जितनी फिक्र के साथ हॉस्पिटल गए थे उतने ही खुशी के साथ वापस आए थे। जीजू, अब तो मैं फूफी बनने वाली हूं, लेकिन मुझे जल्दी ही खाला भी बनना है, कशिफ ने अबीर को छेड़ते हुए कहा। और इस बात में जब सबने हां में हां मिलाई तो अबीर के होंठों पर मुस्कुराहट और कशिश के गालों की सुर्खी बढ़ गई थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब घर पहुंचकर मजहर और रेहाना ने यह खुशखबरी सुनी तो जिस खुशी का इजहार उन्होंने किया वो कशिश के दिल को बेहद सुकून दे गया था। बस बेटा, अब तो यही ख्वाहिश बाकी रह गई है कि नवासे नवासी और पोते पोतियों को गोद में खिलाऊं और उनके साथ अपने बच्चों का बचपन एक बार फिर जी लूं। रेहाना अबीर और कशिश के सर पर हाथ रखते हुए बोली थी। तो फिक्र क्यों करती हो? अगले साल तक इंशाअल्लाह बहू भी हमें खुशखबरी दे देगी और तुम जी भरकर अपने अरमान पूरे करना। मजहर शफकत से बोले और वह उनकी बातें सुनकर खुद को गहरे कुएं में गिरता महसूस कर रही थी। ये सब भी होगा उसने तो सोचा भी नहीं था। सबके लिए तो वो दोनों एक नॉर्मल कपल थे
और शादी हुई थी तो जाहिर सी बात है बच्चे भी होंगे ही। अब क्या करूं, मैं यही सोचते ही वह बालकनी में टहल रही थी, फिर किसी सोच में गुम वहीं खड़ी हो गई। तभी अबीर ने पीछे से उसके करीब आकर कमर में हाथ डाल दिए और चेहरा उसके गाल से सटा दिया। वह तड़प कर अलग होने के लिए कसमसाई थी, लेकिन ऐसे उसकी गिरफ्त से आजाद ना हो पाई थी। तो दोस्तों, भाग नंबर 5 में आज इतना ही। अगले भाग के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का आभार। नमस्कार, शुभ दिन।